नमस्कार, मैं रवीश कुमार। मुलायम सिंह यादव का राजनीतिक जीवन 1967 से शुरू होता है। 55 साल के राजनीतिक जीवन को आप एक कार्यक्रम में समेट नहीं सकते। राजनेताओं का जीवन केवल विवादित और चर्चित फैसलों का नहीं होता। उनके विशाल राजनीतिक संबंधों में केवल ताकतवर लोग ही नहीं होते, बल्कि सबकी नजरों से अनजान वो अपने आधार में इतने प्रकार के संबंधों को विकसित करते हैं जिसके बारे में कई बार भनक तक नहीं होती। नेताजी अपने राजनीतिक जीवन में 7 बार सांसद रहे, 8 बार विधायक और 3 बार यूपी के मुख्यमंत्री। राजनीति में तो सभी हैं, मगर अकेले मुलायम सिंह यादव नेताजी कहलाए। नेताजी का संबोधन भी उन्हें विरासत में नहीं मिला, बल्कि लगातार राजनीति और जनता के बीच रहकर हासिल किया गया था। इस संबंध को भी समझना बहुत जरूरी है कि गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल से नेताजी का पार्थिव शरीर लखनऊ या दिल्ली के लिए रवाना नहीं हुआ, जहां उन्होंने दशकों विधायक और सांसद के रूप में डेरा जमाया। उस सफाई के लिए निकले जो उनसे कभी छूटा ही नहीं। यूपी में गांव से निकलकर आए बहुत से नेता सत्ता शिखर पर पहुंचे, लेकिन मुलायम सिंह यादव की सफाई की बात ही अलग थी। मुलायम सिंह यादव कभी सफाई को अलग नहीं कर सके। उनका गांव ही उनकी राजनीति का मुख्यालय बना रहा। वे सफाई होली या दिवाली में नहीं आते थे, बल्कि सफाई से दिल्ली या लखनऊ जाया करते थे। उनके पार्थिव शरीर को लेकर यह काफिला सफाई ही जा रहा है, जहां अंतिम संस्कार किया जाएगा। मुलायम सिंह यादव उन नेताओं में से हैं जिन्होंने हर दौर में अपनी राजनीतिक स्वायत्तता और मिजाज को बचाकर रखा। तब भी जब वे 70 के दशक से कांग्रेस के वर्चस्व से लड़ने लगते हैं, और तब भी जब कांग्रेस के साथ साथ 90 के दशक से भाजपा के बन रहे वर्चस्व से लड़ने लग जाते हैं। बेशक पहलवान थे, मगर राजनीति की तरह की, विचारों और विचारधाराओं से की। लेकिन जब राजनीतिक पत्रकारों को उनकी राजनीति समझ नहीं आई, तो उसे दंगल और कुश्ती से जोड़ दिया और उनके राजनीतिक कौशल को कमतर करने की कोशिश की गई। वे दंगल से निकले राजनेता जरूर थे, मगर उनकी राजनीति में केवल दंगल नहीं था। मुलायम सिंह यादव का राजनीतिक जीवन ऐसा ही रहा है कि ना तो तारीफों से भरा जा सकता है और ना केवल आलोचनाओं से। मुलायम सिंह जिस पृष्ठभूमि से निकल कर आए, स्वाभाविक था कि उन्हें हर चीज के लिए लड़ना था। लड़ते लड़ते उनकी आदत लड़ाके की हो गई। आज सैफई एक विकसित गांव माना जाता है। मुलायम सिंह यादव के कारण जितना इटावा को मिला, आज वही उम्मीद योगी के नेतृत्व में गोरखपुर को रहती है और मोदी के नेतृत्व में बनारस को। लेकिन यूपी में राजधानी लखनऊ पहुंचकर अपने क्षेत्र को केंद्र में रखने की राजनीति ठीक से मुलायम सिंह यादव ने शुरू की। आलोचनाओं की परवाह किए बगैर सैफई और इटावा को तमाम सुविधाओं से भर दिया। अरशद अपने कैमरे से दिखा रहे हैं कि सैफई में मेडिकल कॉलेज तक बनवा दिया गया। इलाके का यह मेन अस्पताल है। सैफई को मिले दुलार के कारण वीआईपी जिले का मुद्दा बना और विरोधियों ने उन्हें खूब घेरा भी। एक समय में सैफई की सड़कों से लखनऊ को ईर्ष्या हुआ करती थी। सैफई का फिल्म महोत्सव विवादित रहा, सत्ता की अय्याशी से जोड़ा गया। लेकिन वही मुलायम सिंह यादव हैं जो बॉलीवुड के कलाकारों को अपने गांव में ले आए। राजनीति में जिस कुलीनता से लड़ते हुए मुलायम सिंह यादव हमेशा दबंग के रूप में दिखाए गए, यह उनकी जीत का एक रूप भी है कि सारे फिल्म स्टार सैफई में पहुंचकर रात भर कार्यक्रम करते हैं। यह नजरिया भी उतना ही सही है कि प्रदेश की जनता गरीबी में डूबी है और सैफई में महोत्सव चल रहा है। एक हाथ से समाजवाद और एक हाथ से पैसावाद को साधते हुए मुलायम सिंह यादव ने यूपी की राजनीति को लंबे समय तक प्रभावित किया। सैफई महोत्सव मुलायम सिंह यादव की राजनीति का एक अहम मोड़ है। इस महोत्सव ने समाजवाद के पैसावादी हो जाने की छवि मजबूत की। इस गांव के दर्शन सिंह यादव उनके बचपन के दोस्त रहे। 45 साल तक सैफई गांव के प्रधान रहे। उनका एक इंटरव्यू पत्रिका अखबार में छपा है, जिसमें बताते हैं कि गांव के ही सोनेलाल शाक्य ने बैठक की और सबके सामने कहा कि मुलायम सिंह यादव हमारे हैं। उनको चुनाव लड़ाने के लिए हम गांव वाले एक शाम खाना नहीं खाएं। एक शाम खाना नहीं खाने से कोई मर नहीं जाएगा, पर एक दिन खाना छोड़ने से 8 दिनों तक मुलायम की गाड़ी चल जाएगी। जिस पर सभी गांव वालों ने एकजुट होकर सोनेलाल के प्रस्ताव का समर्थन किया। वही हुआ। सैफई ने एक शाम का खाना नहीं खाकर मुलायम का झंडा उठाया, तो मुलायम भी आजीवन सैफई का झंडा थामे रहे।
मुलायम सिंह यादव इटावा जिले के जिस सैफई में पैदा हुए, उस वक्त उस गांव में प्रधान को छोड़कर कोई पढ़ा लिखा नहीं था। करहल के जैन इंटर कॉलेज में मुलायम सिंह यादव ने पढ़ाया, पॉलिटिकल साइंस में एमए किया, एक अध्यापक के रूप में लोकप्रिय हुए, शिक्षा को लेकर गांव-गांव में अभियान चलाया। इस उत्साह से यह काम किया कि विधायक चुने जाने से पहले ही नेताजी कहे जाने लगे। यह तस्वीर जितेंद्र सिंह ने भेजी है। मुलायम सिंह यादव के रिश्तेदार यहां जुटे हैं। सैफई से पहले मुलायम सिंह यादव के परदादा इटोली गांव में रहा करते थे। इटोली फिरोजाबाद में है। मुलायम सिंह के निधन की खबर आते ही गांव की महिलाएं शोक व्यक्त करने के लिए जमा होने लगी। इनमें सरोजा देवी भी हैं, जो 90 साल की हैं और रिश्ते में मुलायम सिंह यादव की भाभी लगती हैं। इस देश की तकदीर का है नाम मुलायम, इस देश की तकदीर का है नाम मुलायम, नौजवानों सी तदवीर का है नाम मुलायम, और जब वक्त मिला हमने दिखाया है वतन को, खुशहाली की तस्वीर का है नाम मुलायम। इनका जीवन इतना बढ़िया रहा कि छोटा बच्चा भी आ जाए भाई नाम से, और उनकी पहचान इतनी थी, यादगार इतनी थी कि जो किसी हर आदमी को नाम से बुला लेते, तुम फलां के लड़के हो, इधर आओ, क्या काम है तुमको, सारी चीजें पूछते थे। गांव में किसी कोई परेशान तो नहीं है। अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत उन्होंने साइकिल से की। 1992 में जब समाजवादी पार्टी का गठन किया, तब उसका चुनाव चिन्ह भी साइकिल को चुना गया। 60 के दशक में उनकी चर्चा राम मनोहर लोहिया तक पहुंची और उन्होंने प्रदेश में समाजवादी विचारधारा के प्रसार के लिए मुलायम सिंह यादव पर भरोसा जताया। मुलायम सिंह यादव की कोशिशों का भी नतीजा था कि यूपी में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनती है। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, भारतीय लोकदल, समाजवादी जनता पार्टी, जनता दल से होते हुए उन्होंने समाजवादी पार्टी का गठन किया। उनकी राजनीति को जातिवादी सांचे में समेटा गया। जब उससे भी बात नहीं बनी तो उन्हें मुल्ला मुलायम तो कभी मौलाना मुलायम तक कह दिया गया। 30 अक्टूबर और 2 नवंबर 1990 ये दो महत्वपूर्ण तारीखें हैं। अयोध्या में कार सेवकों पर गोली चली। टाइम्स ऑफ इंडिया में मुलायम सिंह यादव का एक पुराना बयान छपा है कि देश की एकता के लिए गोली चलानी पड़ती तो सुरक्षा बल चलाते और भी चलाते। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मामले में अपने फैसले में कहा भी कि कोर्ट को भरोसा दिया गया था कि यथास्थिति बरकरार रहेगी, लेकिन उस भरोसे को तोड़कर मस्जिद का ध्वंस किया गया। बाबरी मस्जिद और इस्लामिक ढांचे का ढहाया जाना कानून के राज का हैरान करने वाला उल्लंघन था। जब मस्जिद तोड़ी गई तब बीजेपी की सरकार थी, कल्याण सिंह मुख्यमंत्री। कल्याण सिंह ने बीजेपी छोड़ दी और अपनी पार्टी बना ली। मुलायम सिंह यादव ने एक चुनाव में कल्याण सिंह की पार्टी से समझौता कर लिया, विवाद हुआ। यह समझौता लंबा नहीं चला। मुलायम सिंह यादव ने इसके लिए माफी मांगी कि गलत तत्वों से समझौता कर लिया, अब कभी भी बाबरी मस्जिद का ध्वंस करने वालों से राजनीतिक समझौता नहीं करेंगे। उधर कल्याण सिंह बीजेपी में आ गए और मोदी सरकार के समय राज्यपाल बना दिए गए। राजनीति में मुलायम के कदम रखते ही यूपी की राजनीति उनके आसपास घूमती रही और उन्हीं के सामने यूपी की राजनीति ने 2017 में अपनी दिशा बदल ली और मुख्यमंत्री योगी के आसपास घूम रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए सैफई जा रहे हैं। मुलायम सिंह जी के साथ मेरा नाता बड़ा विशेष प्रकार का रहा। जब हम दोनों मुख्यमंत्री के रूप में मिला करते थे, वे भी और मैं भी दोनों के प्रति एक अपनत्व का भाव अनुभव करते थे। और मुझे याद है उस दिन मुलायम सिंह जी का वो आशीर्वाद, कुछ सलाह के 2 शब्द, वो आज भी मेरी अमानत है। घोर राजनीतिक विरोधी बातें के बीच भी उन्होंने कहा था, मोदी जी सबको साथ लेकर के चलते हैं और इसलिए मुझे पक्का विश्वास है कि वो 2019 में फिर से चुन करके देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। जब तक जीवित रहे, जब भी मौका मिला, उनके आशीर्वाद मिलते रहे। मैं आज आदरणीय मुलायम सिंह जी को
गुजरात की इस धरती से, मां नर्मदा के तट से उनको आदरपूर्वक भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूं। आडवाणी की रथ यात्रा के समय मुलायम सिंह यादव की सरकार दबाव में आ गई। उन्होंने दंगों को रोकने के लिए देश में पहली बार विशेष शांति दल का गठन किया। इसमें 7 बटालियनें बनाई जानी थीं। ऐलान किया कि दंगों के लिए एसपी, कलेक्टर जिम्मेदार माने जाएंगे और कई जिलों के कलेक्टर और एसपी को हटाया भी गया, सस्पेंड भी किया गया। अयोध्या में गोली कांड को लेकर बहुत कुछ कहा जाता है, लेकिन सब कुछ नहीं कहा जाता है। 1997 में यह किताब राजकमल प्रकाशन से छपी। मुलायम सिंह यादव पर अभय कुमार दुबे ने लंबा परिचय लिखा है। इसमें अभय लिखते हैं कि मुलायम अजीब स्थिति से घिरे हुए थे। एक तरफ हिंदूवादी सांप्रदायिक शक्तियां थीं जो मुलायम सिंह के खून के प्यासी बनी हुई थीं, तो दूसरी तरफ अपने ही प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह इन सांप्रदायिक शक्तियों के तुष्टीकरण के लिए उनकी जड़ें खोदने की कोशिश कर रहे थे। जून 1990 में विश्व हिंदू परिषद ने हरिद्वार में मुलायम हटाओ मंदिर बनाओ का प्रस्ताव पास किया। मुलायम को मुल्ला, मीर बाकी, गद्दार, नास्तिक सब कुछ कहा गया। उनके माता पिता तक को गालियां दी गईं। अभय दुबे लिखते हैं कि विश्वनाथ प्रताप सिंह इन सब स्थितियों से अलग रहकर, निरपेक्ष रहकर केवल बयानबाजी करते रहे। वीपी सिंह ने अनुच्छेद 256 के तहत उन राज्यों को चेतावनी नहीं दी जो अयोध्या में लाखों लोगों की भीड़ जुटाकर कानून व्यवस्था को खतरे में डाल रहे थे। इसका अभिप्राय बीजेपी शासित राज्यों से है। विश्वनाथ प्रताप सिंह के एक मंत्रिमंडलीय सचिव थे विनोद पांडे। इन्होंने 29 जुलाई 1990 को हिंदुस्तान टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि अगर विश्वनाथ प्रताप सिंह 23 जुलाई तक प्रधानमंत्री बने रहे तो अगले 13 महीने तक कोई नहीं हटा सकता। विनोद पांडे ज्योतिष के तौर पर बोल रहे थे। अयोध्या में कार सेवकों पर जो गोली चली है उसकी परिस्थिति किस तरह से तैयार की गई, किन लोगों की क्या भूमिका थी, विश्वनाथ प्रताप सिंह की क्या भूमिका थी, यह भी जानना चाहिए। क्या वीपी सिंह अपनी गद्दी बचाने के लिए मुलायम सिंह यादव और यूपी को दांव पर लगा रहे थे? 55 साल के राजनीतिक जीवन की समीक्षा आसान नहीं होती है। भारत के मीडिया पर सवर्ण हितों का पोषक होने का आरोप यूं ही नहीं लगता है। इस मीडिया ने पिछड़े तबके से आने वाले नेताओं के राजनीतिक कौशल को कभी स्वीकार नहीं किया। इन दलों के जरिए गांव कस्बों की आवाज ऊपर पहुंची तो वहीं से अनगढ़ और अकुलीन नेता भी आगे आए। जाहिर है उन सभी का कार पर चलना भ्रष्टाचार था और किसी राष्ट्रवादी दल के नेता का उद्योगपति के जहाज में घूमना राष्ट्रवाद। कभी भी मीडिया इनके सामाजिक राजनीतिक योगदान को स्वीकार नहीं करता, रेखांकित नहीं करता। भारतीय राजनीति में अगर कांशीराम, शरद यादव, मुलायम सिंह यादव, मधु लिमये, लालू यादव, मायावती जैसे नेता नहीं हुए होते तो आज कम संख्या वाली बहुत सारी ऐसी जातियों के नेताओं को कोई मंत्री भी नहीं बनाता। अभी भी वे उप मुख्यमंत्री तक ही पहुंचे हैं। उनके जाने से एक रिक्तता हुई है। उस प्रकार का संघर्षशील नेतृत्व अब देखने में मिलता नहीं है। और जैसा मैं कहता हूं कि एक ऐसी पीढ़ी जो कुछ मूल्यों के लिए, नीतियों के लिए, कुछ संघर्षों के लिए जानी जाती थी, वो अब हमारे बीच से चली गई है। नेताजी, जिनको मैं तो हमेशा मुलायम सिंह जी के नाम से ही पुकारता रहा हूं, वो एक ऐसी आवाज थे जो अब शायद सुनने को नहीं मिलेगी। समाज में अभी भी ऐसे नेतृत्व की आवश्यकता है कि जहां 20 करोड़ लोग गरीबी के नीचे हों, जहां अभी भी स्वास्थ्य और सेवा के क्षेत्र में बहुत बड़ी संख्या में लोग वंचित हों, तो कुछ सशक्त नेतृत्व की आवश्यकता रहती है। और वैसे भी लोकतंत्र में एक मजबूत नेतृत्व की भी आवश्यकता रहती है। ऐसी परिस्थितियों में जब देश चारों तरफ से कई संकटों से भी और कई संघर्षों से गुजर रहा है, मजबूत नेतृत्व हर स्थल पर, हर पार्टी में
हर विचारधारा में उपस्थित रहे तो वो लोकतंत्र को भी मजबूत करता है। वो देश भर में समाजवादी आंदोलन को काफी आगे बढ़ाया और हमारे तो संबंधी थे, हमारी बेटी वहाँ की घटना है। हमको ये घटना याद है कि जब हम लोग गए तिलक चढ़ाने तो नेताजी बिहार भर के जितने लोग गए थे सबके लिए अलग अलग इंतजाम करना, अतिथि सत्कार उनके मन में पूरा भरा हुआ था। हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति दे, अखिलेश जी और उनके पूरे परिवार को ताकत दें। मैं मानता हूं कि वो बहुत संघर्ष वाले, बड़ा बहादुर आदमी है ना। कार्यकर्ता लाखों तैयार किए, उनका कोई परिवार नहीं था, एक कार्यकर्ता परिवार थे। और मैं जब जबलपुर से हार गया तो उन्होंने अपने हाथ से नाम लिख करके मुझे राज्यसभा पहुंचाया। यानी आज जो कुछ भी मैं हूँ उसमें मुलायम सिंह जी का बहुत बड़ा हाथ है। और एक तरह से यूपी का गांव शहर छाना हुआ था। आज यूपी में उनसे बड़े कद का कोई नेता नहीं था। आज उनका निधन जो है वो यूपी में बहुत, देश के लिए बहुत अपूरणीय क्षति है। एक तरह से मुलायम सिंह नेताजी सही में नेताजी थे, वो लोगों को ही नेता थे। और पार्लियामेंट में हम लोग जब रहते थे तीनों, तो पूरी पार्लियामेंट जो है वो हम लोग दबा देते थे। और उसमें मुलायम सिंह जी एक तरह से अगुआ रहते थे, एक तरह से हमारे गार्जियन कोई थे तो वो मुलायम सिंह जी थे। शरद जी, एक सवाल था कि मुलायम सिंह यादव 1996 में प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए। आपको लगता है उनमें प्रधानमंत्री बनने की क्षमता थी? वो परिस्थिति तो बन गई थी कि उनके प्रधानमंत्री बनने पर, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जिसको कहना ठीक नहीं मानता मैं। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि वो पहुंच गए थे वहां तक। होने वाले थे उनकी जगह गुजराल, जिसका कोई, हाँ, तो गुजराल तो कहीं चनाधार वाले नेता थे नहीं। तो मुलायम सिंह जी परिस्थिति थी जिस वजह से नहीं बने। प्रधानमंत्री बनते तो गांव देहात की और किसान की जिंदगी संवारने का काम करते हैं। गुप्त रूप से धन देकर राजनीतिक दल को अपने कब्जे में करने वाले उद्योगपतियों के नाम आप नहीं जानते हैं, क्योंकि कानून ऐसा बन गया है। मगर लोकतंत्र की सबसे बड़ी बुराई के रूप में परिवारवाद का पहाड़ा दिन रात रटाया जाता है, ताकि आपका ध्यान उन गुप्त उद्योगपतियों पर ना जाए जिनकी नीतियों के लिए राजनीति चलती है। अक्टूबर 2016 में इस घटना ने हैरान कर दिया। जिस परिवार के दम पर मुलायम सिंह यादव ने राजनीति और राजनीतिक दल को थामे रखा, वह उन्हीं के सामने बिखर गया। शिवपाल सिंह यादव ने अखिलेश के हाथ से माइक छीन ली और कह दिया कि वे अलग पार्टी बनाने वाले थे। बाद में शिवपाल सिंह यादव 2022 के चुनाव में अखिलेश के साथ आते हैं, मगर दोनों के रिश्ते कभी सामान्य नहीं हुए। 2017 और 2019 में समाजवादी पार्टी यूपी में चुनाव हार जाती है। आज मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि देने के लिए गृहमंत्री अमित शाह भी पहुंचे, लेकिन अमित शाह ने 2017 के चुनाव के बाद कोटा राजस्थान में किस्सा बताया कि कैसे बाप बेटे को लेकर एक अफवाह फैलाई गई और वो रणनीति उनके काम आ गई। हमारे यहाँ एक लड़का था, उसने थोड़ी चालाकी कर दी। उसने एक बड़े समझे, मैंने कहा ऊपर से नीचे से ऊपर मैसेज आएगा, ऊपर से नीचे जाएगा। बरेली से उसने एक मैसेज डाल दिया। आज अखिलेश यादव ने नेताजी को, मतलब मुलायम सिंह को जाना, अब मारा नहीं। नेताजी और अखिलेश जी 600 किलोमीटर दूर थे, मगर उसने डाल दिया। और सोशल मीडिया की प्रदेश की टीम ने संजय पर उसको नीचे भी डाल दिया।
सब जगह फैल गया। 10 बजते मेरे फोन पर, मोबाइल पर, फोन पर फोन, भाई साहब मालूम है अखिलेश ने पिताजी को चक्का मार दिया और जनता में भी एक ऐसा बेटा है जो पिता का नहीं हुआ, हमारा क्या होगा, वगैरह वगैरह वगैरह। महिलाएं भी टूट पड़ी, चल गए। ऐसा करना नहीं चाहिए, मगर उसने एक प्रकार का माहौल घेरा। काम तो है करने जैसा, मगर करना मत। आज के दिन मुलायम सिंह यादव को कई समीक्षाओं में चतुर कहा जा रहा होगा, मगर मुलायम सिंह यादव किस तरह सत्ता के जमे जमाए खिलाड़ियों की चतुराई के शिकार हुए, यह भी बताना चाहिए। मुलायम सिंह यादव अकेले समाजवादी नेता नहीं थे, उनकी पार्टी में जनेश्वर मिश्र का दर्जा उनसे भी बड़ा था, छोटे लोहिया कहलाते थे। आजम खान का आप नाम ले सकते हैं, जया भादुड़ी का नाम ले सकते हैं, अमर सिंह भी बहुत करीबी हुए, लेकिन 2014 के बाद हुए सत्ता परिवर्तन के आंधी में परिवर्तित हो गए। मुलायम ने खुद को पीछे कर बेनी प्रसाद वर्मा को यूपी विधानसभा में नेता विपक्ष बनाए रखा। फूलन देवी को टिकट देना भी कम साहसिक फैसला नहीं था। हम सभी जानते हैं कि फूलन देवी की हत्या किन शक्तियों ने की। आज जब किसी शहीद का पार्थिव शरीर सीमा से उसके गांव आता है तो यह फैसला मुलायम सिंह यादव का था। उसके पहले सीमा से शहीद की टोपी आती थी। रक्षा मंत्री के रूप में मुलायम सिंह यादव का फैसला था कि कोई भी सैनिक शहीद होगा तो उसका पार्थिव शरीर सम्मान के साथ घर आएगा। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक शहीद के साथ गांव जाएंगे। रक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने सियाचिन के सैनिकों के लिए काफी काम किया। सुखोई विमान की डील उन्हीं के समय हुई, जो आज वायुसेना की ताकत का मजबूत आधार है। चीन उनका प्रिय विषय था। लोकसभा में चीन को लेकर हर सरकार को उन्होंने आगाह किया। यूपीए के दौर में भी और मोदी सरकार के दौर में भी उनकी राय चीन को लेकर कभी नहीं बदली। इसके बाद भी क्षेत्रीय दलों के नेताओं की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सोच को प्रमुखता नहीं दी गई। उन्हें हमेशा एक गांव या एक जिले का नेता बताया जाता रहा। दिसंबर 2014 में जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत आए, तब भी मुलायम सिंह यादव ने उस यात्रा को लेकर संदेह जताए और आगाह किया। नवंबर 2014 के हिंदू अखबार में उनका बयान छपा है, जिसमें मुलायम सिंह यादव कहते हैं कि केंद्र चीन पर भरोसा कर गलती कर रहा है, भरोसा नहीं किया जा सकता। 6 अगस्त 2013 के दिन लोकसभा में मुलायम सिंह यादव का एक बयान है। उसके बाद 2017 में भी उनका बयान है। पाकिस्तान जैसा हमला कर दे, मैं पाकिस्तान से दोस्ती चाहता हूं, चाहते रहे, लेकिन ऐसा आधार पर जो कि हमारे देश के जवानों पर हमला करके, और ये क्या इसमें हार नहीं पाकिस्तान का, तो वे पालतू का नहीं है पाकिस्तान के। इसी तरह चीन पूरा का पूरा हमला करने की तैयारी कर रहा है। तो आज मैं सावधान करना चाहता हूं, फिर कह रहा हूं, लिखा है उसमें कार्रवाई में, आज फिर करना चाहता हूं, चीन हिंदुस्तान पर हमला करेगा और उसने पूरा नक्शा जो बना लिया है। आप बताएं, नक्शा नहीं है बनाया, हिमाचल से लेकर अरुणाचल तक, जैसे उत्तराखंड भी है, पूरा का पूरा उसने कहा कि ये हमारा हिस्सा है। और आपका क्या प्रतिक्रिया हुई? कश्मीर को ले जाएगा हमारे देश से चीन, उधर पाकिस्तान भी दोनों के दोनों हैं। दोनों की कहीं न कहीं सांठगांठ हो सकती नहीं हो सकती है, विदेश मंत्री बताए और स्वयं प्रधानमंत्री बताए कि देश से इतना सावधान किया गया, और सावधान करने के बाद आखिर ये क्यों चीन हमारी सीमा पर सुरक्षा क्यों नहीं है। इसलिए आज कह रहा हूं कि चीन या पाकिस्तान दोनों हमारी सीमाओं पर घात लगाए बैठे हैं। कितने बार हम बोल चुके हैं कि चीन हमारा दुश्मन है, पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान मेरा नहीं कोई बिगाड़ सकता है। अगर वो हमारा एक शहर गिरा देगा, पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता हमारे हिंदुस्तान का। कमजोर तक गुस्सा आ रहा है, पाकिस्तान कह नहीं सकता हिंदुस्तान से। तो पाकिस्तान मरा रहे निशाना, पाकिस्तान को किसी तरह अपने पक्ष में लेने की कोशिश करना चाहिए था। मैं दावा तो नहीं कर सकता कि सामरिक और कूटनीति पर लिखने वाले विद्वानों ने मुलायम सिंह यादव और उनकी चीन नीति पर कभी लिखा नहीं होगा, लेकिन ऐसा कोई लेख मिले तो जरूर पढ़िएगा। मुलायम सिंह यादव खुलकर कहा करते थे कि भारत को दलाई लामा की मदद करनी चाहिए। डोकलाम में चीनी घुसपैठ के समय मुलायम सिंह यादव ने साफ साफ कहा कि भारत को भी सिक्किम और भूटान की बात करनी चाहिए। समाजवादी पार्टी हमेशा क्षेत्रीय पार्टी के रूप में गिनाई जाती रही, मगर उसके नेता के इन बयानों को कभी महत्व नहीं दिया गया।
आज देश में बड़ी बड़ी कंपनियां खुदरा व्यापार में आ रही हैं। वॉलमार्ट नाम की अमेरिकी कंपनी के आने पर उन्होंने जो कहा वो भी एक प्रमाण है कि क्षेत्रीय दलों के नेता राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर कितनी साफ समझ रखते थे, भले ही उनकी बातों पर किसी ने तवज्जो नहीं दी। तो अमेरिका में बेरोजगारी है, यूरोप में बेरोजगारी है, और इससे बेरोजगारी बढ़ेगी। और क्यों बढ़ेगी कि जो अभी 5 करोड़ मैंने कहा खुला व्यापार करते हैं हिंदुस्तान के अंदर, वो उसके मुकाबले नहीं टिक पाएंगे। ये सही है कि वो कंपनियां आएगी, या जो ये कंपनी बताई बार बार, ये कंपनी पहले सस्ता देगी और अच्छा माल देगी, और जब यहाँ के 5 करोड़ खुदा व्यापारी हैं वो खत्म हो जाएंगे तो मनमानी करेंगे। मुलायम सिंह यादव लगातार अपने सामाजिक राजनीतिक आधार में जोड़ घटाव करते रहे ताकि वे भाजपा और संघ से लड़ सकें। 1995 में जब यूपी में मुलायम सिंह यादव की सरकार गिर गई तो बड़ी संख्या में अति पिछड़ी जाति के उम्मीदवारों को टिकट दिया और 60 के करीब सवर्णों को भी। उनकी पार्टी के ढांचे में दूसरी जातियां ज्यादा दिखने लगीं। मायावती से पहले मुलायम सिंह यादव रायबरेली में ब्राह्मण सम्मेलन कर चुके थे, इलाहाबाद में कायस्थ सम्मेलन में हिस्सा लिया। तब भी मुलायम सिंह यादव जातिवादी होने की छवि से पीछा नहीं छुड़ा सके, क्योंकि छवियां कहीं और से बनाई जाती हैं। 1991 में इटावा से कांशीराम को लोकसभा का उपचुनाव लड़वाते हैं और जिताने के लिए जुट जाते हैं। यूपी की राजनीति में यह बड़ी घटना साबित होती है। इसके बाद बीजेपी की सरकार सपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ आक्रामक हो जाती है। बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ताओं पर गुंडा एक्ट लगा दिया जाता है। पार्टी की एक छवि यह भी बना दी जाती है कि गुंडों की पार्टी है। मुलायम सिंह यादव और मायावती के साथ आने का यह प्रयोग भी 1995 के गेस्ट हाउस कांड के कारण ध्वस्त हो गया। जिस तरह से किसी ने नहीं सोचा कि कल्याण सिंह और मुलायम सिंह यादव गठबंधन कर सकते हैं, उसी तरह से किसी ने नहीं सोचा कि मुलायम सिंह यादव और मायावती एक मंच पर आ सकते हैं। यह गठबंधन जनता ने स्वीकार नहीं किया, लेकिन एक राजनीतिक परिवर्तन तो था ही, भले ही कम समय के लिए। 1999 में मुलायम सिंह यादव के पास 32 सांसद थे। उन्होंने सोनिया गांधी को समर्थन देने से मना कर दिया। राजनीति का यह किस्सा भी कम रोचक नहीं। कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी मुलायम सिंह यादव के निधन पर गहरा शोक जताया है। प्रियंका गांधी ने भी शोक जताया है और राहुल गांधी ने पदयात्रा के बीच में मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि दी है। मुलायम सिंह यादव भले ही 3 बार मुख्यमंत्री रहे, मगर कभी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके। जसवंत नगर विधानसभा क्षेत्र ने पहली बार उन्हें चुना होगा तो उस पीढ़ी को कुछ तो भरोसा होगा कि नेताजी आगे जाने वाले हैं। मुलायम सिंह यादव की राजनीति की नकल भी की गई और उसकी प्रतिक्रिया में दूसरी राजनीति भी पनपकर सामने आती है। मुलायम सिंह के राजनीति के कई पहलू आप कह सकते हैं कि अलग थे। उन्होंने कभी लीक पे चल कर के राजनीति नहीं की, हमेशा लीक से हट के राजनीति की और हमेशा अपने दिल की बात सुनी। इसके कई उदाहरण मिलते हैं। सबसे पहली बात तो अपने आप को लोहियावादी कहते रहे, चंद्रशेखर के काफी नजदीक रहे, लेकिन जब प्रधानमंत्री बनने की बारी आई तो उन्होंने विश्वनाथ प्रताप सिंह को समर्थन दे दिया देवीलाल के मदद से और उनको प्रधानमंत्री बना दिया। यही बात लागू होती है कि हमेशा वो अपने आप को समाजवादी नेता मानते रहे थे भी और अपने आप को हमेशा वामपंथी दलों के करीब बताते रहे। लेकिन जब राष्ट्रपति का चुनाव हुआ केंद्र में तो लेफ्ट के उम्मीदवार कैप्टन सहगल को छोड़ करके उन्होंने एनडीए के उम्मीदवार डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को चुना। यही नहीं, लेफ्ट के साथ होते रहे, उसके बाद भी रहे, लेकिन जब केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार थी और उस वक्त जब परमाणु बिल पर समर्थन देने की बात आई तो लेफ्ट ने समर्थन नहीं दिया, समर्थन वापस ले लिया एक तरह से, और जो स्पीकर महोदय थे सोमनाथ दा, उनको भी पार्टी से निकाल दिया। लेकिन अमर सिंह के समझाने बुझाने के बाद, और अमर सिंह 10 जनपद भी गए, और उसके बाद मुलायम सिंह यादव ने मनमोहन सिंह सरकार को परमाणु बिल पर अपना समर्थन दे दिया। सबसे बड़ा उदाहरण ये देखने को मिलता है कि जब मुलायम सिंह यादव की सरकार 1993 में बनी, उससे पहले 1990 में अयोध्या का गोलीकांड हो चुका था। उसके बाद का इतिहास आपके सामने है, बाबरी बची नहीं। लेकिन 1993 में बीजेपी को रोकने के लिए मुलायम सिंह यादव ने बहुजन समाजवादी पार्टी का दामन थामा और समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ी। बीजेपी को महज 177 सीट मिली और
समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने मिलकर के सरकार बनाई, लेकिन ये सरकार चल नहीं पाई। उसके बाद गेस्ट हाउस का कांड होता है और पूरी दुनिया जानता है कि उसके बाद से मुलायम सिंह यादव और मायावती के रिश्ते कभी सामान्य नहीं हुए। हालांकि अखिलेश यादव ने बाद में इसको जोड़ने की काफी कोशिश की, लेकिन काशीराम की विरासत को आगे बढ़ाते हुए मायावती उस गेस्ट हाउस कांड को भूल नहीं पाई और दोनों के रिश्ते जो है हमेशा 36 के ही रहे। यही थी मुलायम सिंह की राजनीति, जो कि आप कह सकते हैं हमेशा लीक से हटके रही और उनको इसलिए भी याद किया जाए। अभय कुमार दुबे ने अपनी एक किताब में लिखा है कि विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री थे जब आडवाणी की रथ यात्रा निकलती है। मुलायम सिंह यादव ने आरोप लगाया कि केंद्र की सरकार उनकी मदद नहीं कर रही है। राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक में केवल राजीव गांधी और ज्योति बसु ने उनका साथ दिया। उसी सिलसिले में मुलायम सिंह यादव पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की कार में बैठ गए और दोनों के बीच काफी लंबी बात हुई। इसी पर अभय कुमार दुबे ने लिखा है कि इसके बाद मुलायम सिंह यादव के भीतर गैर कांग्रेसवाद को लेकर जो झिझक बनी थी वो टूट गई। राजीव गांधी पर मंदिर परिसर का ताला खुलवाने का आरोप था, मगर यहां राजीव भाजपा के खिलाफ मुलायम के साथ खड़े हो गए। जब देवेगौड़ा को प्रधानमंत्री के लिए चुना गया, उसके कुछ घंटे पहले तक सीपीएम नेता हरकिशन सिंह सुरजीत प्रधानमंत्री पद के लिए मुलायम सिंह यादव के नाम पर भी विचार कर रहे थे। बाद में कांग्रेस की मदद से मुलायम सिंह यादव यूपी में अपनी सरकार भी बचाते हैं, यह भी एक तथ्य है। तो यहां से मुलायम सिंह यादव के साथ भारतीय राजनीति का एक बड़ा अध्याय प्रस्थान करता है। यह एक लंबी यात्रा का समापन है। नेताजी अब यूपी की राजनीति में नहीं है, मगर उनकी राजनीति के कारण बहुत से लोग नेता बनकर अलग अलग दलों में फल फूल रहे हैं। आप ब्रेक ले लीजिए। प्रधानमंत्री मोदी ने लगता है कि अपनी पार्टी के सांसद प्रवेश वर्मा का बयान नहीं सुना। प्रवेश वर्मा ने एक समुदाय के बहिष्कार का ऐलान किया है। कहा है कि मुसलमानों से कोई सामान ना खरीदे। यह बयान उस संविधान का अपमान है जो कहता है कि उसकी हद में सभी नागरिक बराबर हैं। आप दर्शकों से यही गुजारिश है कि इन बयानों से दूर रहिए। खुद नहीं रह सकते तो अपने बच्चों को दूर रखिए, क्योंकि यही वो बयान है जो नौजवानों को दंगाई बना सकते हैं। बाकी आपकी मर्जी। ये दिल्ली के पढ़े लिखे सांसद हैं प्रवेश वर्मा। दिल्ली से ये पिछली बार सबसे ज्यादा वोटों से जीते थे। दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ने और फिर एमबीए करने के बाद भी वो नफरती सबक देने से आगे नहीं जा पाए। वो दिलशाद गार्डन में वीएचपी के एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। जहाँ जहाँ ये आपको दिखाई दे, मैं कहता हूं अगर इनका दिमाग ठीक करना है, इनकी तबीयत ठीक करनी है, तो एक ही इलाज है, वो है संपूर्ण बहिष्कार। और मेरे साथ बोलो, हम इनका संपूर्ण बहिष्कार करेंगे। हम इनके दुकान रेडियो से कोई सामान नहीं खरीदेंगे। हम इनको कोई मजदूरी नहीं देंगे। आप एक काम कर लेना, बस यही इनका इलाज है। मामले को तूल पकड़ता देख दिल्ली पुलिस ने औपचारिक कार्रवाई शुरू कर दी। स्थानीय थाने में धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिसमें थाने से ही बेल मिल जाती है। आरोप बिना इजाजत रैली करने का है। अब कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने अपने ट्वीट में सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाए हैं। ये बीजेपी सांसद मंच से खुलेआम मुसलमानों के पूर्ण बहिष्कार की मांग कर रहे हैं। नफरत भड़काने के लिए इनकी जगह जेल में है। मीटिंग सरकारी अनुमति पुलिस की मौजूदगी में हुई। दिल्ली पुलिस कब एक्शन लेगी? मोदी जी कब तक ऐसे ही नफरत फैलाते रहेंगे? एआईएमआईएम नेता असुद्दीन ओवैसी ने शेयर करते हुए पीएम मोदी को निशाने पर लिया है। भाजपा आरएसएस का सांसद देश की राजधानी में
खुली सभा में मुसलमानों के बहिष्कार करने की शपथ ले रहा है। आरएसएस के मोहन भागवत ने कहा था कि मुसलमानों में झूठा डर फैलाया जा रहा है। सच तो यही है कि बीजेपी ने मुसलमानों के खिलाफ जंग का आगाज कर दिया है। दिल्ली सीएम और अमित शाह दोनों ने ही चुप्पी साध ली है। दिल्ली में सरकार चला रही आप इस मामले में भी चुप है और बीजेपी के सूत्र की दलील है कि प्रवेश वर्मा के बयान को हेट स्पीच नहीं माना जा सकता। जब कभी केंद्र सरकार से जुड़े हुए नेता कोई भी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का ये कहना होता है कि वो फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, लेकिन इस बार बयान जो है वो उनके सांसद ने दिया है। प्रवेश वर्मा का ये पहला बयान नहीं है, इससे पहले भी वो 2 बयानों को लेकर विवादों से घिरे रहे हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस ने इस बार फिर से धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया है। यानी जो आयोजक हैं उनके खिलाफ तो एफआईआर हुई है, सांसद के खिलाफ नहीं हुई है। नई दिल्ली से नीता शर्मा, इंडी टीवी इंडिया के लिए। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।